हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रोबेबिलिटी यूनिट के नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन पार्टिकल्स इन टू बॉक्सेस ऑफ इक्वल साइज। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हम लोग सपोज करते हैं कि हमारे पास टोटल एन पार्टिकल्स हैं। हम उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 2 कंपार्टमेंट्स में विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। ठीक है। हमारे पास जो कि फॉर्मूला होता है, जो कि वैलिड केस है एक, अगर हमारे पास n पार्टिकल्स होते हैं और हम उन्हें k कंपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड करना चाहते हैं तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे मेरे k की पावर n। सिमिलरली अगर मेरे पास n पार्टिकल्स हैं और मैं उन्हें 2 कंपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड करती हूँ तो टोटल नंबर ऑफ वेज मेरे क्या हुए 2 की पावर n। अब बात क्या हुई, ये तो हो गए मेरे टोटल नंबर ऑफ वेज। अब मैं बात करती हूँ कि जो n पार्टिकल्स हैं हम उन्हें अपने आप में कैसे अरेंज कर सकते हैं कि वो n पोजीशंस के ऑक्यूपाई करें। जो मेरा फर्स्ट पार्टिकल है वो n वैकेंट प्लेसेस के अंदर अक्कर कर सकता है। सेकंड पार्टिकल है वो n-1 वैकेंट प्लेसेस के अंदर अक्कर करेगा। और सिमिलरली जो मेरे n पार्टिकल्स हैं हम उनको आपस में अरेंज कर सकते हैं डिफरेंट पोजीशंस के अंदर। ये देखो, फर्स्ट पार्टिकल है वो n प्लेसेस पे अक्कर किया, सेकंड पार्टिकल है वो n-1 प्लेसेस पे अक्कर किया, थर्ड पार्टिकल n-2 प्लेसेस पे अक्कर किया एंड एज सो ऑन। लास्ट में जो मेरा एक पार्टिकल बचा उसके लिए बस एक ही प्लेस बचा। तो इसी तरह से जो मेरी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हुई इन n पार्टिकल्स की एक दूसरे के साथ, वो क्या हुई मेरी n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं np से। अब मैं बात करती हूँ, ये तो थी मेरी माइक्रोस्टेट्स, मतलब अरेंजमेंट उन पार्टिकल्स की अपने आप में, जबकि माइक्रोस्टेट्स मेरी टोटल हैं 2 की पावर n। अब मैं बात करती हूँ कि मैक्रोस्टेट कितनी होंगी। जो ये मेरा पार्टिकल है जब ये 2 कंपार्टमेंट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैक्रोस्टेट्स n0। ये क्या है, फर्स्ट कंपार्टमेंट के अंदर सारे के सारे पार्टिकल और सेकंड कंपार्टमेंट एम्प्टी। फर्स्ट कंपार्टमेंट के सेकंड कंपार्टमेंट के बस अंदर एक पार्टिकल और फर्स्ट कंपार्टमेंट के अंदर n-1 पार्टिकल्स। उसके बाद सेकंड कंपार्टमेंट के अंदर 2 पार्टिकल और फर्स्ट के अंदर n-2 एंड एज सो ऑन। लास्ट में मेरा क्या हुआ, फर्स्ट कंपार्टमेंट इसी तरह से एम्प्टी हो गया और सारे के सारे पार्टिकल्स मेरे सेकंड कंपार्टमेंट के अंदर आ गए। तो टोटल नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट्स मेरी क्या हुई, n+1 हुई। अब उसके बाद मैं एक पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट को कंसीडर करके चलती हूँ जिसके अंदर की मेरे r पार्टिकल्स हैं एक कंपार्टमेंट के अंदर और सेकंड कंपार्टमेंट के अंदर है मेरे n-r पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये स्टेट क्या हुई मेरी r, r पार्टिकल्स कैन बी अरेंज्ड अमंग देमसेल्व्स इन r फैक्टोरियल वेज। और n-r पार्टिकल्स हैं वो सेकंड कंपार्टमेंट के अंदर हम लोग उन्हें n-r फैक्टोरियल वेज से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ना, अरेंज कर सकते हैं। तो ये क्या हुई, ये देखो r फैक्टोरियल मतलब एक कंपार्टमेंट के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में चाहे कैसे भी रहे r फैक्टोरियल वेज से अगर वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तो हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं है। इसी तरह से सेकंड कंपार्टमेंट के अंदर जो मेरे पार्टिकल्स हैं वो n-r फैक्टोरियल से वेज से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, वी डजंट केयर फॉर इट। तो टोटल नंबर ऑफ मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स मेरी क्या हुई, r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल, बिकॉज ये क्या मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स हैं। अब देखो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या होंगे मेरी, नंबर ऑफ मीनिंगफुल इंटू मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स, है ना। तो मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स अब हम लोग निकाल लेंगे। हम लोगों ने टोटल अरेंजमेंट्स तो निकाल ली थी जो कि था मेरा n फैक्टोरियल, मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स भी निकाल ली जो कि आया मेरा r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल। तो मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स कितनी हुई, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल। अब मैं बात करती हूँ कि जो मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स हैं इन एक मैक्रोस्टेट के अंदर उसे हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट मैक्रोस्टेट, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैक्रोस्टेट फॉर ए पर्टिकुलर स्टेट r, दैट इज r और n-r इज इक्वल टू नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन ए मैक्रोस्टेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन ए मैक्रोस्टेट इज इक्वल टू थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी W ऑफ r n-r। और टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स क्या थी मेरी, 2 की पावर n थी। अभी हम लोगों ने निकाला कि थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी मेरा मतलब कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन मैक्रोस्टेट्स, उसकी वैल्यू क्या आई, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल। और टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स क्या थी, 1/2 की पावर n।
टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स तो हैं 2 की पावर n, बिकॉज ये रेशो में है इसीलिए मैंने बोला कि 1/2 की पावर n। तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो प्रोबेबिलिटी है एक माइक्रोस्टेट की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई तुम्हारी थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी की। आ गया ये रिजल्ट। अब बात हम लोग करते हैं मोस्ट प्रोबेबल माइक्रोस्टेट की। जिस माइक्रोस्टेट के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है उसे हम लोग कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल माइक्रोस्टेट। और जो ये मोस्ट प्रोबेबल माइक्रोस्टेट है ये प्रोपोर्शनल होती है हमारी थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी की। ये हमें पता ही है कि भी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइक्रोस्टेट है वो थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी के मैक्सिमम प्रोपोर्शनल होती है। अगर हमारी थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी दैट मीन्स कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइक्रोस्टेट भी मैक्सिमम होगी। तो इसीलिए मोस्ट प्रोबेबल माइक्रोस्टेट के लिए हमारा जो W ऑफ R n-R है ये मैक्सिमम होना चाहिए। ये कब मैक्सिमम होगा? जब हमारा R भी n/2 के इक्वल होगा और n-R भी मेरा n/2 के इक्वल होगा। अब हम इसे पुट करते हैं। P max इज इक्वल टू P ऑफ n/2 दोनों कंपार्टमेंट्स के अंदर इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल n/2 फैक्टोरियल n/2 फैक्टोरियल इंटू 1 बाई टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स 1/2 की पावर n। तो ये मेरा आ गया मोस्ट प्रोबेबल माइक्रोस्टेट का एक्सप्रेशन। अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग लिस्ट प्रोबेबल माइक्रोस्टेट की। ये मेरी वो माइक्रोस्टेट होती है सिस्टम की जो कि मिनिमम प्रोबेबिलिटी होती है जिसके की अक्रेंस की। मिनिमम प्रोबेबिलिटी के लिए वही मेरा थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी मिनिमम होनी चाहिए। थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी इट मीन्स W मेरा मिनिमम होना चाहिए। W मिनिमम होने के लिए आइदर R इज इक्वल टू 0 और R इज इक्वल टू n होना चाहिए। तो P मीन इज इक्वल टू P ऑफ 0n और P ऑफ n0 दैट इज इक्वल टू हम लोग फॉर्मूले में पुट करेंगे। हमने R की वैल्यू 0 पुट की तो मेरे पास आया कि लिस्ट प्रोबेबल माइक्रोस्टेट के लिए एक्सप्रेशन मेरा ये होगा, वो होगा 1/2 की पावर n। अब हम लोग अगला टॉपिक स्टडी करते हैं। अगला क्या है हमारा? बाइनोमियल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। दिस थ्योरम इज यूज्ड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ R टाइम्स इवेंट का अकरेंस R टाइम्स आउट ऑफ n ट्रायल्स। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ट्रायल इज नोन, अगर हमें एक ट्रायल की प्रोबेबिलिटी पता है तो हम उसी इवेंट के R टाइम्स अक्कर होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे बाइनोमियल थ्योरम से। अब हम इसकी स्टेटमेंट के बारे में स्टडी करते हैं एक बार। A क्या है? मैं मान के चलती हूँ कि अकरेंस ऑफ इवेंट की प्रोबेबिलिटी है और B क्या है? मेरे इवेंट की नॉन अकरेंस की प्रोबेबिलिटी है। तो मैं बात करती हूँ कि जो ये मेरा इवेंट है अगर वो R टाइम्स अक्कर होता है तो टोटल n ट्रायल्स के बाद, तो इसके लिए जो मेरा n ट्रायल्स के बाद जो ये इवेंट मेरा R टाइम्स अक्कर हुआ है ये होगा मेरा a प्लस b की पावर n एक्सपेंशन के अंदर जो मेरी R प्लस 1th टर्म होगी ना वो मेरी रिप्रेजेंट करेगी कि जो मेरा इवेंट है वो R टाइम्स अक्कर हुआ है। क्या बोला मैंने? कि a प्लस b की पावर n, मतलब कि ये जो एक्सप्रेशन है बाइनोमियल थ्योरम का, जब हम इसे ओपन करेंगे तो जो R प्लस 1th टर्म होगी इसकी वो रिप्रेजेंट करेगी कि मेरा जो इवेंट है वो R टाइम्स अक्कर हुआ है। ठीक है, तो अब उसके लिए प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट विल अक्कर इन R ट्रायल्स। ठीक है, R ट्रायल्स के अंदर जो मेरा इवेंट है वो अक्कर हो रहा है, इट मीन्स कि वो R बार तो मेरा अक्कर कर रहा है और n-R टाइम्स वो फेल हो रहा है, नॉन अक्रेंस। तो A इंटू A R टाइम्स और B इंटू B n-R टाइम्स दैट इज इक्वल टू A की पावर R और B की पावर n-R। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ R सक्सेसेस इन n ट्रायल्स NCR। R सक्सेसेस के लिए, अक्रेंस के लिए हम लोग यही रिप्रेजेंट करते हैं, A की पावर R और B की पावर n-R। तो प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन क्या हुआ? n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n-R फैक्टोरियल A की पावर R और B की पावर n-R। ठीक है, अब उसके बाद एक एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने लिया कि जो मेरा प्रोबेबिलिटी दैट R ऑफ द n डाइस लैंड विद सेम नंबर अपर मोस्ट। n डाइस हैं, मैं इनको थ्रो कर रही हूँ, उनमें से जो R डाइस हैं R टाइम्स मेरा जो डाइस के ऊपर है वो सेम नंबर आना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी मैं निकाल लूंगी। कोई भी एक नंबर के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्या होगी? 1/6। नॉन अकरेंस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 - 1/6 दैट इज इक्वल टू 5/6। अब जो ये सेम नंबर है ये मेरा अक्कर करेगा R टाइम्स और नॉन अक्कर करेगा n-R टाइम्स। तो अब निकालते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी।
P of r इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल 1/6 की पावर r टाइम्स इवेंट अक्कर किया, r टाइम्स सेम नंबर एग्जिस्ट किया और n माइनस r टाइम्स सेम नंबर एग्जिस्ट नहीं किया। ठीक है, 5/6। अब बात करते हैं हम लोग स्ट्रीलिंग अप्रोक्सीमेशन की। स्ट्रीलिंग अप्रोक्सीमेशन हम लोग इजीली n फैक्टोरियल को कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमारी n की वैल्यू 5 हो, 10 हो, 11 हो, वटेवर। लेकिन अगर मेरी n की वैल्यू 100, 1000, 20,000 तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम हो जाएगा। तो इसीलिए n फैक्टोरियल की उस टाइम पे कैलकुलेशन करनी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। इसीलिए जो मेरा स्ट्रीलिंग फॉर्मूला था इसका यूज़ किया जाता है। स्ट्रीलिंग फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग log ऑफ n फैक्टोरियल की वैल्यू को इजीली काउंट कर सकते हैं। log ऑफ n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n log n माइनस n। n फैक्टोरियल का तुम लोगों को पता ही है, 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू सो ऑन n तक। तो log ऑफ n फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा? अब log के अंदर मल्टीप्लिकेशन में जो चीजें होती है तुम्हें पता ही है कि log ओपन करने के बाद वो सारी एडिशन में चली जाती है। तो log ऑफ n फैक्टोरियल इज इक्वल टू log 1 प्लस log 2 प्लस log 3 अप टू सो ऑन log n। तो log ऑफ n फैक्टोरियल इज इक्वल टू समेशन ऑफ x इज इक्वल टू 1 टू n log x। अब मैं ग्राफ प्लॉट करती हूँ। ग्राफ में प्लॉट करूंगी x और log x के बीच में। x मैंने लिया x एक्सिस के अलोंग और log x मैंने लिया y एक्सिस के अलोंग। एक्स एक्सिस के अलोंग जो मेरे ऑर्डिनेट्स हैं मैं उनको 1 2 3 4 5 6 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैं हर एक ऑर्डिनेट के कोरस्पॉन्डिंग एक पर्टिकुलर डाटा को ड्रॉ कर देती हूँ। अब मैं जब इनको सम अप करूंगी, मतलब स्टार्टिंग में तो अगर मैं इनकी वैल्यूज को काउंट करूंगी तो सम अप भी करना पड़ेगा। तो सम अप के लिए मैं इसको 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 इन सबको अलग अलग से जोड़ूंगी। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि इस ग्राफ की हेल्प से जो ये मेरा सम अप है मैं इसको सारे को एक कंटिन्यूअस कर्व के अंदर रिप्रेजेंट करूँ। तो तुम लोगों को पता ही है कि जब भी हमें समेशन को रिप्रेजेंट करना है एक कंटिन्यूअस कर्व में तो हम इसके लिए क्या करते हैं, समेशन को रिप्लेस कर देते हैं इंटीग्रल से, है ना। तो अब बस हम उसी का यूज करेंगे। अब हमने देखा कि जब मैं x को वेरी करती हूँ 1 के कोरस्पॉन्डिंग, 2 के कोरस्पॉन्डिंग, 3 के कोरस्पॉन्डिंग, तो ये जो log x है ये वेरी लिटिल वेरिएशन शो कर रहा है। ठीक है, तो अब x वेरीज बाय 1, x मेरा वेरीज कर रहा है 1 से। तो इस अप्रोक्सीमेशन की हेल्प से वही है, मैंने क्या किया, जो मेरे सम अप था मैंने इसको सारे को, जो ये सम अप था इन सारे के सारे का, मैंने इसको इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो log ऑफ n फैक्टोरियल x मेरा हर बार 1 यूनिट से वेरी कर रहा है ना, x मेरा हर बार 1 यूनिट से वेरी कर रहा है। तो इसीलिए 1 डॉट log x dx टोटल कंटिन्यूएशन के लिए x एक्सिस के अलोंग x मेरा 1 यूनिट से वेरी कर रहा है और ग्राफ मैंने प्लॉट किया log x के साथ। तो 1 डॉट log x इंटू dx। x मेरा वेरी कर रहा है 1 से लेके n तक, हो गया ये। तो log ऑफ n फैक्टोरियल इज इक्वल टू, अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगी। इंटीग्रेशन के लिए तुम लोगों को फॉर्मूला पता ही है, फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन में लेके चलती हूँ log को और सेकंड फंक्शन होगा मेरा 1 दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, जब भी हमारा log का कोई भी एक्सप्रेशन आता है तो तुम लोगों को पता ही है कि हम कांस्टेंट टर्म को सेकंड फंक्शन की तरह ट्रीट करते हैं और log को फर्स्ट टर्म की तरह ट्रीट करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x होगा, log x लिमिट होंगे मेरी 1 टू n कोरस्पॉन्डिंग, माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 1/x और फर्स्ट का इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल टू x और dx। 1/x से x कैंसिल हो गया तो मेरा क्या बचा 1 डॉट dx। 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, अब मेरा x होगा। मैं लिमिट्स को पुट करूंगी, x की जगह n को रिप्लेस करूंगी n log n, बाद में माइनस ऑफ 1 से रिप्लेस करूंगी x को 1 log 1 और बाद में x की जगह x को लिमिट्स अप्लाई करूंगी 1 से लेके n तक। तो ये क्या हुआ मेरा n log 1 की वैल्यू तुम सबको पता ही है दैट इज इक्वल टू 0। तो माइनस ऑफ n माइनस 1, यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाहर माइनस है ना, तो n माइनस 1 यहाँ आ जाएगा। तो ये हुआ n प्लस 1। तो n log n माइनस n, मैंने क्या किया 1 को नेग्लेक्ट कर दूंगी। ठीक है, तो ये क्या है तुम्हारी स्ट्रीलिंग अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला, log n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n log n माइनस n।